बात की जाए मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों का जून 2025 कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा इनके साथ। तो इसी महीने के अंदर कुछ चीज़ों में परिवर्तन होंगे। 3 ग्रह आपकी राशियां बदल रहे हैं। पहला बुध जो कि 6 जून को मिथुन राशि में आएगा। दूसरा मंगल जो 7 जून को सिंह राशि में आएगा। और तीसरा सूर्य जो कि 15 जून को मिथुन राशि में आएगा। और अभी के टाइम पर क्या है कि सामने आपके चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें एक एक सेक्टर की, तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करते हैं आपके लव रिलेशंस की। शुक्र पहले घर के अंदर है, मंगल की राशि में है और अपने राशि को, अपने घर को, मतलब 7th हाउस को, जहाँ पर 7 नंबर की राशि बैठी है उसको देख रहा है और दूसरे घर को भी देख रहा है। तो ऐसे में इन लोगों के लव रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि है, परंतु फिर भी मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो वहाँ पर अपने आप संभाल लेगा। शनिदेव की भी कोई दृष्टि नहीं है। पापी ग्रह कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पर संबंध ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बना रहा है कि वो दिक्कत दे इस तरीके से। तो ओवरऑल लव रिलेशंस अच्छे रहेंगे, परंतु थोड़ी मेंटल पीस की कमी है आपकी 7 जून तक थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा रहेंगे। नींदें उड़ी उड़ी रहेंगी और थोड़ा सा मतलब इगोइस्टिक नेचर आपका देखने को मिलेगा अभी। परंतु 7 जून के बाद में ये चीज़ भी आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात की जाए धन की, तो यहाँ पर अगेन शुक्र जो 2nd हाउस के लॉर्ड होकर 1st हाउस के अंदर बैठे हैं और 7th हाउस के अंदर भी लॉर्ड बनते हैं। तो 7वां घर हमारा व्यापार के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों के खुद के घर के काम हैं, मतलब किसी का व्यापार है, किसी का कोई घर से ही बिजनेस चलता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उनका कोई भी तरीके से यहाँ पर नुकसान होता हुआ या फिर मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल अच्छा रहेगा। हालांकि 12वें घर के अंदर ये स्वामी बन रहे हैं शनिदेव, 10वें और 11वें घर के और 12वें घर के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर फालतू की पॉलिटिक्स में, मतलब अपने से जो बॉस हो गए या फिर अपने से जो बड़े ओहदे पर हैं उनसे भी फालतू के झगड़े, पॉलिटिक्स, इन चक्करों में आप आएंगे। काम से रिलेटेड थोड़ी सी ईगो आपके अंदर दिखाई देगी और इसके अंदर रात की जो नींद है, सुकून है, वो भी आपका गायब दिखाई देगा। यहाँ पर बुध जो है वो 6 जून को आपकी 3rd हाउस के अंदर आएंगे और गुरु पहले से ही वहाँ पर बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो होगा क्या, एक तो आपका लक से जुड़ा हुआ जो काम है वो भी होगा। हालांकि शुरुआती दौर में आपको हो सकता है कि अड़चने आएँ, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के अंदर बैठे हैं। 3rd हाउस पहले से ही हार्डवर्क का घर है, मेहनत का घर है, तो मेहनत करवाएगा ये। मतलब हो सकता है आप किसी प्रेजेंटेशन देने गए, वहाँ पर जाते जाते आप लेट हो गए 2 मिनट, या फिर वहाँ गए, वहाँ पर पेन ड्राइव सही से काम नहीं की। बट उसके बाद जो होगा ना, मतलब 2 मिनट 4 मिनट की अड़चन के बाद जो होगा वो आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला रिजल्ट रहेगा। वहाँ पर कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरे घर के अंदर शुक्र और सन और बुध, सन मरकरी दोनों बैठे हैं अभी, और ये भी अपना जैसे ही स्थान बदलेंगे उसके बाद भी आपके ही हक में रहने वाले हैं, है ना। क्योंकि बुध आदित्य योग भी बन रहा है और दूसरा जब भी सन जुपिटर के साथ होता है तो इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना। तो वो भी आपको फ़ायदा देंगे। हार्डवर्क करोगे और उसका रिजल्ट ना मिले तब दिक्कत होती है। आप हार्डवर्क भी करोगे और उसका फ़ायदा भी मिलेगा, है ना। त्रिकोण राजयोग भी दे रहा है यहाँ से। दूसरी बात, चौथे घर से आपका जो मंगल है वो आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा। मंगल और केतु एक साथ आने के बाद में एंगर इश्यूज थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि भोजन से जुड़ा हुआ, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उससे जुड़ा हुआ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको खून से जुड़ी हुई दिक्कत, मतलब ब्लड प्रेशर या फिर मोटापे से, चर्बी से जुड़ी हुई दिक्कतें, जैसे लीवर फैटी हो जाना या फिर आपका स्टमक डाइजेशन, इनके अंदर प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा डाइट पर ध्यान रखना है। पढ़ाई से जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी दिखाई देगा, क्योंकि केतु के दिमाग नहीं है, केतु का सिर नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है कि आप उलझे हुए रहोगे कि मैं ये पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। डिसीजंस लेने में उलझे हुए रहोगे। जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उतना उसके अंदर, मतलब उतना आउटपुट आता हुआ दिखाई नहीं देगा।
ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। गहराई में केतु गहराई का भी प्लैनेट है, तो जितना ज़्यादा आप गहराई में जाना शुरू करोगे ना, मतलब ऊपर-ऊपर से रट्टा नहीं मारना है। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके अंदर गहराई से जाना शुरू करो, रिसर्च शुरू करो, आउटपुट भी मिलने लग जाएगा आपको। मैं साथ-साथ में दिक्कतें और साथ में ही उपाय भी बताते जा रहा हूँ। अपनी आदतों में सुधार करो। ज़ुबान से जुड़ा हुआ थोड़ा-सा कंट्रोल आपको रखना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब भी मंगल केतु एक साथ हो, मंगल के साथ राहु बैठा हो, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आप गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो। जिस टाइम पर आपका गुस्सा आता है ना, उस टाइम पर आप अपने ही बॉडी के अंदर 2 चीज़ें एक साथ देखते हो। तो उस टाइम पर आपको अपने ही शरीर के अंदर ऐसा फ़ील होगा कि देव भी आप हो और दानव भी आप हो, है ना? मतलब अ, अपने आप के अंदर ही 2 पर्सनैलिटी आपको एक साथ देखने को मिलती है। अब इसके साथ-साथ कुछ और बातें, जैसे कि बुध आपके 3rd हाउस के अंदर आएगा तो अपने ही घर का लॉर्ड भी बन गया। दूसरा आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है। तो आपको कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो बुध, दूसरा आपके शनिदेव, है ना? वो भी 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके कार्य के अंदर भी मतलब चेंजेस आना दिखाई देगा। अब इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें, जैसे कि सब लोग थोड़े से इसके अंदर सोचते हैं कि यार साढ़े साती चल गई तो हमारा क्या होगा, हमें कोई घाटा होगा क्या नहीं होगा, है ना? कुछ डरा हुआ हुए का माहौल रहता है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि आपको पहले अपनी कुंडली को देखना चाहिए, उससे पहले उपाय मत करो। क्योंकि शनिदेव रंक से राजा भी बनाते हैं और राजा से रंक भी बनाते हैं। सबसे पहली बात कर्म, कर्म जितने अच्छे रखोगे, कर्मों के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अपनी कुंडली के अंदर शनिदेव किस घर के अंदर बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव जुपिटर के साथ बैठे हैं और किसी अच्छे घर के अंदर बैठे हैं, तो वही आपको फ़ायदा दे जाएँगे। अगर आपका नेचर अच्छा है, आप मतलब अच्छे बिहेवियर के अंदर हो, अच्छी मेहनत करने वाले हो, तो आपको दिक्कत नहीं देगा। और शनिदेव जब देते हैं तो वो चीज़ टिकती भी है। मतलब जब शनिदेव आपको देने पर आए, आपको अगर मकान दिया, आपको गाड़ी दी, आपको धन दिया, तो वो ऐसा नहीं होगा कि बाद में किसी की दशा आई और वो धन चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हालाँकि राहु के साथ हो जाता है, परंतु इनके साथ नहीं होता है। ये जो देंगे वो आपकी पीढ़ियों तक चलेगा। तो डरिए मत कि शनिदेव की ढैया है, शनिदेव की साढ़े साती आ गई हम पर तो हमारा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपने। आपके साथ ओवरऑल जैसी अभी की दशा है उसके हिसाब से थोड़ा-सा खर्चा जो है आपका, मेडिकल एक्सपेंसेस होना, डिज़ीज़ के ऊपर लगना या फिर कोई कोर्ट केस सामने आ जाना, अपने ऊपर कोई ब्लेम लग जाना, इन चीज़ों को आप देख सकते हो और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी भी। बट आपको इसका उपाय भी बता देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप चंद्रमा का दान हॉस्पिटल के अंदर या फिर पागल खाने के अंदर करना शुरू करो। मतलब चंद्रमा मतलब दूध या लस्सी जो होती है, छाछ जो होती है, वो अभी गर्मी चल रही है, तो अगर आप दूध का दान भी देते हो कहीं, दूध से जो कच्ची लस्सी बनती है, मतलब दूध के अंदर मिल्क ऐड किया और उसके अंदर थोड़ी-सी चीनी आपने ऐड की और उसके बाद में उसका किसी पागल खाने के आस-पास या फिर किसी मंदिर, उम, हॉस्पिटल, उसके आस-पास आपने दान देना शुरू कर दिया, पानी की छबील लगा दी, तो वहाँ से क्या होगा कि आपका एक तो ये शनिदेव भी थोड़ा रिज़ल्ट आपको अच्छे देना शुरू कर देंगे और ज़्यादा दिन नहीं लेते हैं। शनिदेव के इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको 29 डेज़ से 30 डेज़ के अंदर-अंदर देखने को मिल जाते हैं और ये चीज़ आप फ़ील करोगे। इसके बाद में केतु की बात की जाए और राहु की बात की जाए, तो वो आपके 1.5 साल तक भैया यहीं हैं, यहीं एक जगह पर टिके हुए बैठे होंगे। तो इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हैं। जब केतु 5th हाउस के अंदर आते हैं तो मैंने बताया आपको, उसके साथ-साथ संतान से भी जुड़ी हुई थोड़ी-सी दिक्कतें आपको देने लग जाते हैं, जैसे आप डिटैच होना शुरू हो जाते हो। अब 11वें घर के अंदर जब राहु होगा, तो वहाँ पर आपको डिटैचमेंट नहीं देगा, वो आपको अपने काम से जुड़ी हुई भाग-दौड़ अच्छी खासी कराएगा। मतलब हर दिन के अंदर आपको आइडिया आएगा कि यार ये काम मैं ऐसे कर लूँ, ये काम मैं ऐसे कर लूँ, है ना? मतलब हर दिन नए से नए आइडिया, क्योंकि 11वें घर के अंदर राहु आपका फाइनेंशियल फ़ायदा करवाता है, परंतु शनिदेव 12वें घर के अंदर है, तो आपको जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है कि भैया मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, क्योंकि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा कोई डिसीज़न जल्दबाजी में नहीं लेना है, पहले पूरा सोच समझ लेना है, अच्छी तरीके से 3 दिन का टाइम देना है कम से कम खुद को, है ना?
उसके बाद में इधर-उधर पूछना भी है, जिनकी दिशा नहीं चल रही है, उनसे राय ले सकते हो आप, तो उनसे लीजिए। पहले अच्छे तरीके से डिस्कशन कीजिए, उसके बाद में किसी एक अच्छे नतीजे पर पहुँचिए, उसके बाद में ये काम करिए। जल्दबाजी में ना ही काम बदलना है, जल्दबाजी में ना ही कहीं निवेश करना है। ये आपको ओवरनाइट वाले कुछ भी नहीं सोचने हैं कि मैं यहाँ पर 1000 रुपये लगाऊंगा मेरे 100 करोड़ हो जाएंगे, या फिर मैं यहाँ पर लाख रुपए लगाऊंगा मेरे 10 लाख हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोच कर करना है आपको। पहली बात तो जितना आप लॉन्ग विजन रखोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा इस मामले में, कि आज मैं शुरू करूँ तो क्या 10 साल बाद भी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, क्या मैं बुरे टाइम में भी देख पाऊंगा। तो अगर सब कुछ आपको सही लगे फिर आप इन्वेस्ट करो, फिर आप पैसों के मामले में रिस्क लो, तभी आपको फ़ायदा देगा, तभी फलेगा। बाकी बात की जाए शुक्र की, तो शुक्र का अभी कोई ज़्यादा इतना नज़दीक ट्रांजिट नहीं है किसी भी और राशि के अंदर। बिल्कुल एंड में जाकर होगा, तो उसका इस महीने में तो खासकर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो वो जुलाई में हम लोग कवर करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और आपका जो टाइम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, और उसके साथ साथ आप जो मैंने उपाय बताया है वो भी कीजिए। आपको फ़र्क भी दिखाई देने लग जाएगा अपने जीवन में।